अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। मेरा लंदन में हमारे दोस्त असद मलिक साहब के साथ एक प्रोग्राम जो मेरा नुक्ता नज़र, तो मैंने सोचा है कि वो एज इट इज मौजूदा हालात के मुताबिक आप तक मैं शेयर कर दूं। सुनिएगा जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान के वकील अज़हर सिद्दीक साहब, जो कि इमरान खान को और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुख्तलिफ मुकदमात में उनके हक में अदालतों में पेश होते रहे। लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद जब रियासती इदारों ने एक्शन लिया तो बहुत सारे सियासी रहनुमा तहरीक इंसाफ और इमरान खान से किनारा कशी इख्तियार कर गए। जिन अफराद ने किनारा कशी इख्तियार नहीं की वो ज़ेरे ज़मीन चले गए या मुल्क छोड़कर फरार हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान अज़हर सिद्दीक। इनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये डर और खौफ की वजह से पाकिस्तान छोड़कर भाग गए हैं। हम इनसे जानते हैं कि असल हकीकत क्या है। क्या ये भी इमरान खान का जल्द साथ छोड़ने वाले हैं या आज भी ये इमरान खान के खिलाफ इमरान खान के हक में अदालतों में पेश होंगे? बहुत शुक्रिया आपका अज़हर सिद्दीक साहब। आम तासुर यही है कि जो लोग माजी में इमरान खान के साथ खड़े थे अब वो रफ्ता रफ्ता इमरान खान को छोड़ रहे हैं। जो छोड़ना नहीं चाहते हैं वो ज़ेरे ज़मीन है या मुल्क छोड़कर फरार हो चुके हैं। क्या आप भी मुल्क छोड़कर फरार हो चुके हैं या आप वापस पाकिस्तान जाएंगे और इमरान खान के हक में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के हक में अदालतों में पेश होंगे? देखिए, बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी हो रही हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है उसके गुनाह जड़ जाते हैं या माफ़ियाँ हो जाती हैं। मैं चूँकि प्रोफेशनल वकील हूँ और मैं हक और सच के साथ खड़ा होने वाला, मेरी पुरानी तारीख चली आ रही है और ये मेरे मुखालिफिन ही हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। मैं पहले दुबई आया हूँ और मैं वो बता देता हूँ, मैं फराज शहजादी के केसेस के कॉन्टेक्स्ट में जो उनके खिलाफ झूठे मुकदमात सारे बनाए हुए हैं। पहले एंटी करप्शन के बाद वो नैब आ गया, नैब के बाद FI आ गया, FI के बाद इंटरपोल आ गया। अब मैं कुछ बातें खुद नहीं करना चाहता कि जिस तरह वहाँ पर उनके साथ जाती हो रही है, उनके मुलाजमीन उठा लेना सारा। दुबई मेरा पहले आना हुआ था, दुबई से कुछ डाटा कलेक्शन थी और उसके बाद मैं इंग्लिस्तान में तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने अपना प्रोफेशनल काम कंप्लीट कर लिया है। अभी 3-4 दिन का बाकी जो चीज़ें सारी, यानी हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। और ये भी बताता चलूँ कि 190 मिलियन का जो शोर शराबा किया ना, मैंने उसमें से अभी ये ना कि अगर मैं आपको बता दूँ, आपको मैं कुछ नहीं बताने लगा कि क्या है, वो वाला भी इंशाल्लाह मट्टी हो जाना है। बाकी मेरा दफ्तर जो है, मेरा पूरा दफ्तर जो है वो चाहे लाहौर में है, चाहे इस्लामाबाद में है या आप कराची के अंदर हैं, इमरान खान के केसेस में बाकायदा वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बाकायदा पेश हो रहा है। कल भी केस बड़ा अहम लगा हुआ है जिसमें 90 दिन के आगे निगरान सेटअप के कॉन्टेक्स्ट में है, वहाँ पर लोग पेश होंगे। और मैं तो इंशाल्लाह जैसे वापस जाऊँगा, मैंने तो वकालत करनी है प्रोफेशनल होने के नाते इमरान खान की, और बाकी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो मैं करता रहूँगा, वो पीछे नहीं मैं हटूँगा। अच्छा अज़हर सिद्दीक साहब, ये तो एक आपका एक प्रोफेशन है कि आप कानूनदान हैं और इंसाफ तक रसाई आपका हक है। लेकिन जो 9 मई के वाक़यात हैं, क्या आप समझते हैं कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी करने वाले या शोहदा के जो मुजस्समे थे, जो यादगारें थी, उनको नुकसान पहुँचाने वाले किसी तौर पर भी और किसी तहीं भी वो माफ़ी के या किसी खैरखाई के हकदार हैं? देखिए, एक तो मैं बताऊँ आपको, मैं लास्ट टाइम जो लंदन में था ना, तो मैं एवन फील्ड भी जाना हुआ, मेरे पास कुछ लोगों ने कुछ नारे झारे लगा दिए। वो बड़ी हैरानगी हुई, हालांकि यार को पता था भाई हमारी सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी फ़ौज से कौम प्यार करती है और ये कहना कि इमरान खान को पाकिस्तानी फ़ौज से प्यार नहीं, मैंने मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और 9 मई के वाक़यात में जिन लोगों ने ये किया है, याद रखिएगा, मैं आज भी मुतालबा करता हूँ कि जिन लोगों ने किया है ये, बल्कि वो IG साहब ने तो खुद एक बात किया, अगर वो खुद फंस गए हैं, उलझ गए हैं, वो 8 तारीख को जिक्र कर गए कि 8 को कोई कॉलें इंटरसेप्ट की थी, तो उन्हें 8 तारीख को रोकना चाहिए था, 9 तारीख को रोकना चाहिए था। तो ये 9 तारीख के जो असल किरदार हैं, जिन्होंने जो कुछ भी किया है, उनके साथ उन जो कानून के मुताबिक है वो सजाएं दी जाएं। मैं फौजी अदालतों के हक में नहीं हूँ। मैं नहीं समझता कि इनके केसेस जो हैं वो फौजी अदालतों में, वो वहाँ पर जब तक वो फौजी बराह रास्त इन्वॉल्व ना हो, कोई कंस्पिरेसी सामना हो, ऑफिशियल सीक्रेट के हवाले से बातें सामने ना हो, वो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आपने दहशतगर्दी की दफात लगा दी हैं, तो दहशतगर्दी दफात के मुताबिक बाकायदा ट्रायल शुरू करें। जो लोग कसूरवार है उनको सजा दें और ऐसे लोगों को देखें, ये आइंदा से रोकने के लिए बड़ा, बल्कि इसकी तो मैं तजवीज़ भी दे बैठा हूँ। पहले मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, एक जुडिशल कमीशन भी तश्कील दे दिया जाए जो बैठ के आइंदा ऐसे वाक़यात का तदारुक के लिए
और अगर जो कमियां रह गई हैं, अगर कोई कानून बेहतर करना है ताकि दोबारा ना हो सके, वो भी होना चाहिए। जो ऑडियो लीक्स कमीशन बना था हुकूमत की जानिब से और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा दिया, क्या आप ये नहीं समझते कि एक दफा दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए था? जो किरदार थे उनका तायुन हो जाना चाहिए था, और किरदारों में कितना जुर्म था, कितना गुनाह था, वो भी सामने आ जाता कौम के। एक दफा ये सारा किस्सा ही तमाम हो जाता। चीफ जस्टिस साहब ने ये कमीशन उड़ा के जो लार्जर बेंच था, तो क्या कौम के साथ ज्यादती नहीं की कि वो हक और सच को नहीं जान सके? देखिए, मैं बताऊं आपको, हक और सच सबको पता है। एक मौका बना था अरशद मलिक के दौर में, जब इस तरह की ऑडियो आई थी, तो इश्तियाक मिर्जा का केस है, उसको मंतकी अंजाम तक ले जाते। यानी ये ऑडियो की बुनियाद के ऊपर लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी आ गया, जब तक माखज ही पता कोई नहीं, रिकॉर्ड किसने की है, और वो मिसाल के तौर पर फर्ज करें वो ऑडियो है भी, तो उस ऑडियो का इम्पैक्ट कोई है। इश्तियाक मिर्जा के केस में ये तय हो चुका हुआ है। इनको शौक है ना, वो कमीशन बनाए, कमीशन बनाए, जाए जाके पर्चे दर्ज कराएं, पर्चे दर्ज करा के जाके फोरेंसिक कराएं, फोरेंसिक करा के कोर्टों में लेकर जाए। लेकिन आप इस तरह करके, ये जो मकसद है, ये मिलाइन करने की साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है, घिनौनी साजिश है कि अदालतों को बैकफुट पे ले जाया जाए। हम बड़े वादे तौर पर समझते हैं। आपको तारीखी तौर पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का केस याद होगा कि उसमें बाकायदा उनकी गवर्नमेंट ये ऑडियो रिकॉर्ड करने की वजह से गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिल्कुल ठीक गई है। तो ये जो कमीशन है, मैं तो खुद समझता हूं कि हुकूमत को अपने खुद वापस लेना चाहिए, और मामला जो है जुडिशल कमीशन में दरखास्तें चली गई हैं, अगर वो केस बनता है। लेकिन मैं आज भी ये समझता हूं कि जुडिशल कमीशन का भी केस बनता नहीं है, सॉरी, उसका जुडिशल काउंसिल का भी। वो कमीशन बनाए, कमीशन बनाए, जाए जाके पर्चे दर्ज कराएं, पर्चे दर्ज करा के जाके फोरेंसिक कराएं, फोरेंसिक करा के कोर्टों में लेकर जाए। लेकिन आप इस तरह करके, ये जो मकसद है, ये मिलाइन करने की साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है, घिनौनी साजिश है कि अदालतों को बैकफुट पे ले जाया जाए। हम बड़े वादे तौर पर समझते हैं। आपको तारीखी तौर पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का केस याद होगा कि उसमें बाकायदा उनकी गवर्नमेंट ये ऑडियो रिकॉर्ड करने की वजह से गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिल्कुल ठीक गई है। तो ये जो कमीशन है, मैं तो खुद समझता हूं कि हुकूमत को अपने खुद वापस लेना चाहिए, और मामला जो है जुडिशल कमीशन में दरखास्तें चली गई हैं, अगर वो केस बनता है। लेकिन मैं आज भी ये समझता हूं कि जुडिशल कमीशन का भी केस बनता नहीं है, सॉरी, उसका जुडिशल काउंसिल का भी, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई प्रॉपर्टी की बात है, ना कोई रिश्वत की बात है। या तो बताया ना कि फलां केसों में कोई रिश्वत ली है, या वो ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ज़ाती ज़िंदगी आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। और ये जो कमीशन है, जो तश्कील है, जो तरीक़ाकार है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट उसको कल अदम करार दे सकता है। अच्छा अज़र सिद्दीक़ साहब, ये जो तासुर है कि आप मुल्क से फरार हो चुके हैं, अब वापस पाकिस्तान कब जाएंगे? अच्छा फरार, अच्छा मैं समझा पता नहीं फिरूर कहना चला जाए, या कोई फरारी शारी का जिक्र होने लगा। देखिए, मैं मेरा ख्याल है तकरीबन मुझे 3-4 दिन अभी मजीद मेरा जो काम है, वो प्रोफेशनल मेरा जो काम है वो आना। वैसे तो आपको पता है, यहाँ बहुत से दोस्तों ने अपना एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट वायलेशन के हवाले से मेरे से बहुत रब्ता किया है। वो उसके मैं अपने तई, वो मामला में अपने तई देख रहा हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले हफ्ते में इंशाल्लाह आप मुझे पाकिस्तान में देखेंगे, अगर कोई प्रोफेशनल मजदूर कोई कमी रह गई हो या कोई और चीज़ देखनी हो। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि मारूफ कानूनदान अज़र सिद्दीक़ साहब ने ये कहा है कि वो जल्द पाकिस्तान रवाना होंगे अपने प्रोफेशनल काम के सिलसिले में। वो आजकल बरतानिया में है, और ये जो तासुर दिया जा रहा है कि वकला और ख़ास तौर पर अज़र सिद्दीक़ साहब मुल्क से फ़रार हो चुके हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं। अच्छा, एक बात तो आप लोगों के लिए डिस्कस करना बड़ी जरूरी है, वो आप जरा समझ सकें कि फॉर्मेशन कमांडर का इजलास हुआ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब की सदारत, जेर सदारत। उसमें जो चीजें कही हैं, मैं वो नुक्ता नजर नहीं दोहराना चाहता, लेकिन वो फ्यूचर का लाइन ऑफ एक्शन दे रहा है, फ्यूचर का लाइन ऑफ एक्शन दे रहा है। नजर आ रहा है कि अब फौजी अदालतें बनेंगी, फौजी अदालतों में सजाएं होंगी, और राइट टू फेयर ट्रायल वायलेट यकीनन होगा। लेकिन अब यहां ये कैसे रुक सकता है मामला? या तो वकील आगे खड़े होते हैं, या देखते हैं आगे कि आपकी तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होती है। लेकिन अपना फॉर्मेशन कमांडर की कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि अगला लाएअमल क्या हो। अच्छा, आप एक और बात याद रखिएगा कि मैं प्रोग्राम खत्म करने से पहले बताता चलूं कि इमरान खान के खिलाफ और उनकी फैमिली के खिलाफ मुकदमात की अब बहुत बड़ी
ट्रेल शुरू होने वाली है। एक आपने देख लिया कि कोयटा में पर्चा दर्ज हुआ, वो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर के बाद अगर पर्चा दर्ज हुआ है तो इमरान खान के खिलाफ दर्ज हुआ है, वो सजा होती है या नहीं होती वो एक अलहदा बात है। इस तरह एंटी करप्शन भी एक्टिव है, वो भी मुकदमा दर्ज हो गए, लेकिन इन मुकदमात का नतीजा क्या है ये आप आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। इजाजत चाहता हूं, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।